हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर में। और आज हम बात करने वाले हैं जो है आपका चैप्टर 4 एनसीईआरटी क्लास 11th फिजिक्स का। तो आज जो हम इस चैप्टर में बात करेंगे जिसका कि नाम है मोशन इन अ प्लेन, और इसको हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं और इसके बारे में एक एक चीज़ को बिल्कुल ब्रीफ में हम आपको समझाएंगे। तो ये जो चैप्टर रहेगा वो पार्ट बाय पार्ट आएगा। ये जो है आपका फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि हम इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन से मेरा ये मतलब है कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, ये वेक्टर क्या चीज़ है, इसमें ये जो मोशन हम प्लेन की बात करेंगे तो भाई प्लेन क्या होता है, ओवरऑल जो भी सारी चीज़ें हमें जाननी है वो हम इस चैप्टर में जान लेंगे, मतलब इस लेक्चर में जान लेंगे। फिर अगले लेक्चर से हम हर एक चीज़ को बिल्कुल एक एक करके उनको डिटेल में जानते जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा, आपको पूरी चीज़ें मैं समझा दूंगा। और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको हर कोई नहीं देने वाला। तो प्लीज़ इस चैनल को यदि आप पहले देख रहे हैं, यदि आप न्यू हमारे व्यूवर हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम जो हैं आपको एनसीईआरटी की जितनी भी क्लास है, चाहे वो 11th हो 12th हो, हम उनकी जो है क्या करते हैं एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज जो चैप्टर ले रहे हैं हम वो आपका चैप्टर 4 है जिसका कि नाम है मोशन इन अ प्लेन। तो बिल्कुल किसी भी जो है हम बकवास को नहीं करेंगे। अब सीधा जो है आप चैप्टर पे आएंगे और अब समझते हैं कि इसमें हमें चैप्टर में समझना क्या है। तो सबसे पहले तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको पहले समझते हैं कि मोशन इन अ प्लेन से हम क्या समझते हैं। तो भाई साहब, जब हमने पिछला लेक्चर पढ़ा रहे थे आपको, जो कि चैप्टर आपका 3 था, उसमें हम बात कर रहे थे कि मोशन जो था हमारा सिर्फ कहाँ पे मोशन हो रहा था, उसका एक किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो भाई साहब आपका पॉजिटिव जा रहा था या फिर वो नेगेटिव जा रहा था, यही हो रहा था। मतलब कि वहाँ पे जो मोशन था वो 1D में था। लेकिन अब जो हम समझने वाले हैं वो हमारा मोशन 2D में होगा। 2D का कहने से क्या मतलब है? 2D कहने से मतलब ये है कि जैसे हमारी कोई कार इधर की ओर जा रही है तो ये वाला पोर्शन हम नहीं ले लेते थे, ये ऊपर वाला नहीं लेते थे, यही होता था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला पोर्शन भी लेंगे। मतलब ऐसा होगा कि हमने कोई भी बॉल को यहाँ से उछाला और कुछ वो यहाँ पे जाके इधर गिर गई, तो यहाँ से उछाला और यहाँ पे गिरी, तो यहाँ पे देखो मोशन कहाँ कहाँ हो रहा है, तो उसका दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। ये बॉल हमारी इधर ऊपर भी गई है, ऐसे करके ये सामने भी गई है और ऊपर भी गई है। इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो ये ऊपर भी जाती जा रही है और सामने भी जाती जा रही। तो इस तरीके से जो हम ओवरऑल ये जो मोशन देख रहे हैं वो एक प्लेन में देख रहे हैं ना, जिसमें कि हम 2D की बात कर रहे हैं। ये हमारा बाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम हमारा क्या, प्लेन। तो कभी भी अब बात आएगी कि भाई साहब मोशन इन अ प्लेन, तो वहाँ पे हम किससे मतलब रखेंगे, वहाँ पे हम 2 एक्सिस से मतलब रखेंगे। एक हमारी बाई एक्सिस में मोशन होगा और संग में एक्स एक्सिस में भी मोशन हो रहा होगा। अभी तक हमने मोशन देखा था तो क्या हो रहा था, गाड़ी हमारी या तो आगे की ओर जा रही थी या गाड़ी हमारी इधर पीछे की ओर जा रही थी। लेकिन अब हमारी जो बाइक रहेगी या जो भी हमारी ऑब्जेक्ट रहेगा वो अब हमारा ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। मतलब कि यहाँ पे हमारा 2D में मोशन होगा। इतना हम समझे हैं कि मोशन इन अ प्लेन से क्या मतलब है। अब इस चैप्टर में हम इस चीज़ को समझाने के लिए कि भाई साहब हमारा कोई भी एक मोशन हो रहा है वो प्लेन में हो रहा है, तो उसको हम समझाएंगे कैसे। तो उसके लिए हम एक नई चीज़ को डेवलप करते हैं, और जो कि हमने पहले भी थोड़ी सी समझ ली है। उसका नाम हमने दिया था क्या, वेक्टर करके। तो ये जो वेक्टर वर्ड आता है आपको, वो ये बताता है कि जब भी ध्यान से सुनना, कि जब भी मोशन हमारा किसी एक डायरेक्शन में हो रहा हो और साथ में उसके कुछ क्या जुड़ी हो, उसकी क्वांटिटी जुड़ी हो। जैसे मैं बोलता हूँ आपसे कि भाई साहब कोई भी एक कार थी हमारी, ये जो आपकी कार मैं बना देता हूँ, ये जो कार है वो आपकी कहाँ पे, इस डायरेक्शन में सामने की ओर मोशन कर रही है, या फिर ये कार हमारी किधर ऊपर की ओर मोशन कर रही है। तो मैंने जब ऐसा बताऊं कि आपको कोई एक डायरेक्शन बता दूं और साथ में उसका मैं क्या बता दूं, वेलोसिटी बता दूं, फोर्स बता दूं, इस तरीके से उसकी क्वांटिटी को डिनोट करूं तो उसे हम बोलते हैं उसका क्या, वेक्टर। तो जो वेक्टर होता है वो इंडिकेट करता है कि कोई भी चीज़ हमारी किस डायरेक्शन में हो रही है। इतना क्लियर है। हम इस जो वेक्टर है उसको हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, हम एक लाइन बनाते हैं और साथ में कुछ इस तरह से एरो बना देते हैं। इससे हमें ये क्लियर रहता है कि जितनी इसकी लेंथ होती है उतना तो भाई साहब उसका मैग्नीट्यूड होता है। मतलब इसकी लेंथ समझ लीजिए लगभग है कितनी, 2 के बराबर है। तो यहाँ से 2 का क्या मतलब है, उसका मैग्नीट्यूड। और इसकी कुछ डायरेक्शन हमने कह दिया कि भाई साहब ये जो है एक्स एक्सिस से, इस तरह से हमने कहा कि ये एक्स एक्सिस से हमारा क्या है, ये कुछ हमारा थीटा है जो कि हमारा कितना 30 डिग्री उठा हुआ है। तो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री है और कितना है, ये 2 कुछ है। अब 2 में मैंने
मीटर या सेंटीमीटर नहीं बोला, क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक यूनिट हम अभी नहीं बात कर रहे हैं ना। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल मैग्नीट्यूड की। तो हमने कह दिया कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री उठा हुआ है और 2 इसका कुछ मैग्नीट्यूड है। तो इस तरीके से जो मैंने ये बनाया है एरो, इसी की चीज़ को बोलते हैं हम हमारा वेक्टर। तो ये जो रहेगा आपका अब अभी आप पढ़ोगे तो उसमें जो रहेगा ये एरो आपको बहुत देखने को मिलेगा। अब इस एरो को हम थोड़ा सा स्पेसिफाई भी करते हैं, मतलब कि इसका हम जो है कुछ मतलब नामकरण करते हैं। कैसे करते हैं, हम बोल देते हैं भाई साहब इसमें कुछ आई कैप करके, फिर हम बोल देते हैं इसमें जे कैप करके। तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप, ये हमने कैसे लाए हैं, ये थीटा का क्या रोल होता है, तो इन्हीं सभी चीज़ों को हमको एक एक करके समझना है। तो ये मैंने जो आपको दिया है एक इंट्रोडक्शन टाइप में दे दिया है कि हमको यहाँ पे इस तरीके से आगे बढ़ना है। इतना होने के बाद फिर आप आगे और बढ़ोगे और वहाँ पे आप समझोगे कि हम एक बात करेंगे जहाँ पे एक मोशन जो होगा वो सर्कुलर होगा। सर्कुलर होने का मतलब सिंपल सा है, जैसे कि हम आपसे कहें कि आपने क्या किया, एक धागा लिया और उसमें कोई भी स्टोन को बांध के उसको क्या करा, आपने इस तरीके से घुमा दिया है ना। आपने अपने घर पे भी करके देख सकते हो। आप एक स्टोन या किसी भी चीज़ को जो कि थोड़ी सी भारी हो उसको एक धागे से बांध दिए और घुमा दीजिए। जब आप उसको घुमा दोगे तो आप देखोगे कि वो कुछ सर्कुलर में ये जो हमारा स्टोन रहेगा वो मोशन करेगा। तो ये जो मोशन हो रहा है सर्कुलर में, तो इसको भी हम क्या करेंगे, समझ पाएंगे इस लेक्चर में या इस चैप्टर में। तो उसमें हम ऐसे समझेंगे कि इसको हम वेक्टर से डिनोट करते जाएंगे कि भाई साहब उस वेक्टर में हमारा ये कैसे जा रहा है या इसकी जो भी वेलोसिटी है वो क्या है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में समझेंगे और इसमें चैप्टर में भाई साहब जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगी आगे की जो भी हम फर्दर स्टडी करेंगे उनके लिए। तो यहाँ पे हमने इतनी बात समझ ली कि भाई साहब मोशन इन अ प्लेन में हमारा प्लेन से क्या मतलब है, वेक्टर क्या चीज़ होती है, इतनी सब चीज़ें। अब मैं आपको थोड़ा बुक में क्या लिखा वो पढ़ देता हूँ और बुक में कैसे कैसे इन्होंने हमें ऊपर समझाने का तरीका बताया वो भी हम समझ लेते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले तो हमने जो अब इस लेक्चर में हम देखेंगे वो तो इंट्रोडक्शन देख लेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे स्केलर्स और वेक्टर्स की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो हम वेक्टर्स हम लेके चल रहे हैं तो उन वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई या फिर उनका जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो कैसे करेंगे वो हम आगे के टॉपिक्स में समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आपको थोड़ा सा ना समझ आ रहा होगा कि भाई साहब कैसे मल्टीप्लाई हो रहा, कैसे ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा, सारी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से मैं बताऊंगा। फिर उसके अलावा हम देखेंगे रेजुलेशंस ऑफ वेक्टर। रेजुलेशन का क्या मतलब होता है, रेजुलेशंस में हम खासकर समझेंगे वही जो कि मैं अभी बता रहा था, आई कैप, जे कैप, ये सब चीज़ें क्या होती हैं उनके बारे में हम देखेंगे। उसके अलावा वेक्टर एडिशन एनालिटिक मेथड हम देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे मेन जो टॉपिक जिसके बारे में है ये वो है आपका कि मोशन एक प्लेन में कैसे होता है, जिसमें हम खासकर एक प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने वाले हैं ना। उसके अलावा मोशन इन अ प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के संग हम चीज़ों को समझने वाले हैं। फिर रिलेटिव वेलोसिटी को देखेंगे जो कि 2 डायमेंशन में होंगी। अभी जो रिलेटिव वेलोसिटी हम देख रहे थे वो 1 डायमेंशन में थी, जिसमें कि हम बात कर रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट इधर की ओर आ रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट इधर की ओर आ रहा है, तो बताइए वो ए ऑब्जेक्ट बी के रिस्पेक्ट में क्या मोशन क्या कर रहा है, क्या वेलोसिटी कर रहा है। हमने इसको पिछले लेक्चर में देखा था। लेकिन अब हम देखेंगे कि जब हमारा ये ऑब्जेक्ट कुछ 2D में मोशन करने लगे तो वहाँ पे कैसे भाई साहब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, तो वो हम इसमें देखने वाले हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो भी ज़रूरी है आपके लिए वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको बिल्कुल समझेंगे, इसकी डेरिवेशन हम करेंगे और आगे आपका देख लेंगे यूनिफॉर्म आपका सर्कुलर मोशन को समझ लेंगे। इस तरीके से ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो भाई साहब की इंट्रोडक्शन में हमें क्या दिया गया। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कई बच्चे सोचते हैं इंट्रोडक्शन में सब घिसी पिटी बातें होंगी, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती जो कि आपके लिए बेसिक बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती, इसलिए ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ है। बोल रहे हैं कि जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने डेवलप किया था कॉन्सेप्ट किसका, पोजीशन का, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का। ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि हमारी भाई साहब पोजीशन किस तरह से हम नोट कर रहे थे किसी भी ऑब्जेक्ट की, डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, और ये जो चीज़ें थी दैट आर नीडेड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। और इन सभी चीज़ों को हमने इसलिए समझा था कि हमको ज़रूरत थी कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मोशन को हम डिफाइन कर पाएँ एक स्ट्रेट लाइन में, ये हमारे लिए ज़रूरी था। अब आगे बोल रहे हैं कि बी फाउंड दैट, हमने ऐसा पाया कि जो डायरेक्शनल एस्पेक्ट ऑफ दीज क्वांटिटीज कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय अ प्लस एंड अ नेगेटिव साइन। आपने देखा था जब हम बंडी की बात कर रहे थे, जब स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे जो भी सारी चीज़ें थी उनको सिंपल हम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव लेके चल रहे थे, है ना। इसके अलावा और हम कुछ नहीं देख रहे थे।
और एस इन वन डायमेंशन ओनली टू डायरेक्शन आर पॉसिबल, और हम जैसे जानते हैं कि वन डायमेंशन में दो ही डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बट इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टू डायमेंशन, जिसे हम प्लेन बोल रहे हैं, तो उसके लिए हमें, या जिसे हम थ्री डायमेंशन भी बोलेंगे अभी आगे चल के, तो उसके लिए हमें जो है ज़रूरत पड़ती है किसको डिफाइन करने की, जो है हमारा वेक्टर्स को और एबव मेंशन फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए। क्यों? अब ये जो चीज़ लिखी इसका मतलब ये है कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा था, जिसमें सिंपल हम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव उसकी डायरेक्शन को बता रहे थे। लेकिन अब हम समझेंगे कि कोई भी हमारा जब ऑब्जेक्ट 2D में मोशन करे या 3D में मोशन करे, तो उसमें जो भी हमारी ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि हुआ वेलोसिटी, जो भी हमारा है डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इनको अब हम वेक्टर्स के फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे। अब वेक्टर्स के फॉर्म में क्या होता है उसके बारे में आपको थोड़ा और इसी लेक्चर में बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ, मज़ा आ जाएगा, है ना। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, देयरफॉर, इसलिए इट इज़ फर्स्ट नेसेसरी टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ वेक्टर, इसलिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है हमारे लिए वो है वेक्टर को समझना और वेक्टर की भाषा को समझना कि ये वेक्टर है क्या चीज़। तो अब इसको जो है हम समझने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये इन्होंने पूछा है कि भाई साहब वेक्टर है क्या चीज़, और हाउ टू ऐड सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। और व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर, और एक रियल नंबर से वेक्टर का मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, और व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। और वी शैल लर्न दिस टू एनेबल अस टू यूज वेक्टर्स फॉर डिफाइनिंग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन अ प्लेन। तो वेक्टर को समझने के बाद हम डिफाइन कर पाएंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को किसी भी एक प्लेन में, क्योंकि प्लेन में जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है वो होता है कि हम किसी भी जो भी क्वांटिटी बता रहे हैं, चाहे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बता रहे हों, किसी का एक्सेलरेशन बता रहे हों, तो उसे हम वेक्टर की फॉर्म में बताएं। अब ये वेक्टर बहुत बार आ रहा है, पहले हम इसी को समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से, अभी तो थोड़ा सब्र कर लो, मैं पूरा बताऊँगा आपको, 3D में बताऊँगा वेक्टर क्या होता है। यहाँ तक हमने समझा। बोल रहे हैं कि वी देन डिस्कस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन, और ऐसा सिंपल केस ऑफ मोशन इन अ प्लेन वी शैल डिस्कस मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड ट्रीट इन डिटेल इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बोल रहे हैं कि यदि हमें जो है इसको थोड़ा समझने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एक्सेलरेशन होगा उसको कांस्टेंट मान के चलेंगे, और फिर इसको थोड़ा डिटेल में हम प्रोजेक्टाइल मोशन जो रहेगा उसमें लेंगे। सर्कुलर मोशन जो कि है एक फेमिलियर क्लास है मोशन दैट हैज़ एन स्पेशल, जो है हमारा स्पेशल सिग्निफिकेंस है हमारी डेली लाइफ सिचुएशन में। तो भाई साहब जो सर्कुलर मोशन है आपका, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो आपकी अर्थ एक मोशन कर रही है वो कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। सन के चारों तरफ घूमती है सर्कुलर मोशन में। सन जो हमारा चांद रहता है वो हमारी अर्थ के चक्कर लगा रहा है, वो भी सर्कुलर मोशन है। जो आपकी बाइक रन कर रही है, जो उसका टायर घूम रहा है, जो उसका पहिया घूम रहा है, सर्कुलर मोशन है। तो ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं उसमें से इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए देखने को मिलता है वो होता है सर्कुलर मोशन, और ये हमारी डेली लाइफ की सिचुएशन में देखने को मिलता ही मिलता है। इसलिए इसको तो बहुत ही ज़रूरी हम डिटेल में समझेंगे। और जो क्वेश्चन से डेवलप इन दिस चैप्टर फॉर मोशन इन अ प्लेन कैन बी इजीली एक्सटेंडेड टू द केस ऑफ 3 डायमेंशंस। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2D के लिए तो क्वेश्चन बनाएंगे, संग में उनको थोड़ा सा एक्सटेंड करके हम 3D में भी बना लेंगे। अब 3D में ये कैसे बनती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहले तो आप जरा समझते हैं कि वेक्टर्स को हम क्या है, ये वेक्टर होता क्या है। तो उसके लिए मैं आपको 3D रिप्रेजेंटेशन बताने वाला हूँ ग्राफ में करके, या फिर मैं आपको पूरा ग्राफ में प्लॉट करके बताने वाला हूँ कि इसका हमको मतलब क्या है। तो देखिए ज़रा भाई साहब, तो देखिएगा जैसे कि ये क्या है वेक्टर है जो कि मैंने बनाया है ए से लेके बी तक। तो इसका मतलब क्या होता है वेक्टर्स का, तो ये देखिएगा आप ध्यान से देखो इसको, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये किसी भी ग्राफ में ये रिप्रेजेंट हमें बता रहा है या ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी हमारा मोशन था, कोई भी ऑब्जेक्ट था, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में था, इधर की ओर, है ना। इस तरीके से मैंने आपसे कहा कि ये कोई डायरेक्शन में हमारा मोशन था, ये एरो हमें ये बता रहा है। इसके अलावा जो भी इसकी हमारी क्या थी मैग्नीट्यूड था, वो क्या था, इसका इतना पूरा जो भी इसकी लंबाई है उसके बराबर था। तो जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि भाई साहब वेक्टर्स क्या चीज़ होता है, वेक्टर क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे कि वेक्टर्स हमारा कोई भी 2 पॉइंट से मिला हुआ कोई भी एक ऐसी एक लाइन की तरह है, एक रे की तरह है,
जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की एक डायरेक्शन या फिर उसका कितना मैग्नीट्यूड है। अब मैंने आपसे कहा कि ये जो चीज़ है मेरी वो शो कर रहा किसी भी मेरी वेलोसिटी को, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मेरा मोशन कर रहा था तो वो अपनी क्या था, इस डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी थी उसकी, और साथ में उसका जो इतना जो आया है इसका उसका मैग्नीट्यूड था। मतलब मैंने कह दिया कि वो जो था वो 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मोशन कर रहा था इस डायरेक्शन में। तो इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब मान के चलिए कि कभी मुझे किसी का बताना हो, है ना, इस तरीके से मुझे बताना हो कि कोई मेरा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और वो कहीं इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये मैंने क्या बता दिया कि मैंने इस तरह से एरो लगा के ये कह दिया कि मेरा मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, और साथ में जो मैंने इतना से इसका पोर्शन लिया तो इसका उतना जो भी वेलोसिटी थी उसका मैग्नीट्यूड था, जैसे मान के चलिए 1 मीटर प्रति सेकंड। तो ऐसे करके हम वेक्टर के संग खेल करते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो रहा होगा वेक्टर के बारे में। हम जो वेक्टर्स होते हैं उनको उठा के भी रख सकते हैं कहीं पे भी। कैसे? देखिए मैं यहाँ पे आपको रखते जा रहा हूँ उसको मैं कहीं भी, तो इसको मैं ऐसे करके जो उठा के रख रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है, इसका जो भी लेंथ है और इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही चेंज? क्योंकि मैं इसको जो है कहीं भी उठा के रखूँ, भाई साहब मैंने इसको यहाँ रख दिया, तो इससे क्या हुआ, इसकी जो भी डायरेक्शन थी वो अभी भी इसी ओर है और इसकी जो भी लंबाई है वो भी अभी उतनी है। तो हम वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, उठा के कैसे भी रख सकते हैं। मैं इसको इस तरह से इसके ऊपर रख दूं या फिर मैं उसको इधर रख दूं, तो मेरा जो वेक्टर्स होता है वो कहीं भी मेरा किधर भी रखा जा सकता है ना। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये तो होती भाई साहब वेक्टर की बात, ये मैंने आपको बताया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके। अब मैं आपको बुक में क्या लिखा वो आप जरा पढ़ के बताता हूँ क्या है आपका ये वेक्टर। तो चलिए जरा समझते हैं। तो अब बुक की लैंग्वेज में समझना शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए बुक में क्या लिखा है, तो बुक में लिखा हुआ है कि जो हमारा दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है स्केलर्स और एक होता है वेक्टर्स। तो भाई साहब स्केलर तो सबसे आपका एकदम ईजी चीज़ है। कैसे ईजी है? क्योंकि जितनी भी चीज़ जिसके पास कोई भी डायरेक्शन का खेल नहीं होता है उनको हम स्केलर बोलते हैं। स्केलर का मतलब क्या है? देखो हमने दुनिया की जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनको हमने दो कैटेगरी में बांटा हुआ। पहली कैटेगरी होती है स्केलर और दूसरी कैटेगरी होती है वेक्टर्स। स्केलर क्वांटिटीज़ वे होती हैं जिनके पास हम सिर्फ और सिर्फ बात करें कि उनका कितना वजन है, उनका कितना भाई साहब उसमें तौल है, उनका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना, इसकी बात करें हम, और उसके संग हमारा कोई भी डायरेक्शनल एस्पेक्ट ना जुड़ा हो। लेकिन वे क्वांटिटी जिनके संग हमारा उनका मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में उनका डायरेक्शनल एस्पेक्ट भी हो, उनको हम वेक्टर्स बोलते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे बोलता हूँ मेरे पास है क्या 2 kg राइस, मेरे पास 2 किलो क्या है, मेरे पास चावल है। तो 2 किलो चावल से आप क्या समझते हो? क्या 2 किलो चावल में कोई डायरेक्शन है क्या? क्या 2 किलो चावल मेरे इस डायरेक्शन में है या 2 किलो चावल मेरे इस डायरेक्शन में? ऐसा तो कुछ हम बोलते नहीं है कभी भी। तो 2 किलो जब भी मैं चीज़ बोलता हूँ तो वो मेरी क्या हो जाती है, स्केलर हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर मुझे डायरेक्शन से कोई भी मतलब नहीं रहता है। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कि भाई साहब मेरा जो है क्या है, मतलब ऐसे ही आप एग्जाम्पल के तौर पर रख सकते हो कि 2 किलो जैसे चावल है। अब 2 किलो मैं क्या बोल दूँ, मेरे पास है केले हैं भाई साहब, 2 किलो केले। तो 2 किलो केले में क्या डायरेक्शन है भाई साहब, 2 किलो है तो 2 किलो है वो। तो ऐसी चीज़ में जिसमें कि हमें डायरेक्शन से कोई मीन ना हो तो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। अभी स्केलर क्वांटिटीज़ बहुत सारी होती हैं और वेक्टर भी बहुत सारे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वेक्टर से हम क्या समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि मेरा कोई भी क्या था, एक कार थी इस तरीके से, ये मेरी कार है और मेरी कार क्या है 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इधर की ओर जा रही है। ये मैंने एरो बना दिया, इधर की ओर जा रही है। तो जो मैं बता रहा हूँ एरो करके कि मेरी 2 मीटर प्रति सेकंड से ये कार इधर की ओर जा रही है, तो मैंने क्या बताया, इधर की ओर। अब मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि मेरी कार 2 मीटर प्रति सेकंड चल रही। तो भाई साहब ये बताना मेरे लिए ज़रूरी था जब मैं उसकी वेलोसिटी की बात कर रहा था कि वो किधर की ओर जा रही है, मेरी इधर की ओर जा रही है या फिर इधर की ओर जा रही है। यहाँ पर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऐसे स्पेसिफाई ना करूँ कि मेरी कार किधर की ओर जा रही है तो आप यहाँ पर समझ ही नहीं पाओगे कि मैं उसकी वेलोसिटी किधर की ओर बात कर रहा हूँ। कार फिर मेरी कहीं भी जा सकती है, तो इसलिए वहाँ पे मुझे ऐसा स्पेसिफाई करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ में हम उस चीज़ को बोलते हैं उसका क्या, वेक्टर। तो समझ आ रहा होगा आपको। उसी तरीके से मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास क्या था, एक कोई भी बड़ा सा एक थैला था, उसको मैंने क्या करा, इस डायरेक्शन में बल लगा के उसको खींचा और वो मैंने खींचा 2 न्यूटन के बल से। तो जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने उसको 2 न्यूटन के बल से इधर खींचा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, है ना। मैं
यदि उसको इस डायरेक्शन में न खींच के नीचे की ओर खींचता तो वो नीचे चला जाता, यदि मैं उसको बाहर की तरफ दबाता तो वो इधर आ जाता। तो ऐसे केस में हमें डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होती है कि हमारा जो भी क्वांटिटीज़ है वो किस ओर लग रही है। तो उस तरीके से जो भी मैंने अभी बात करी है, चाहे वो वेलोसिटी हो चाहे वो फोर्स हो, तो ये सारी की सारी क्या है मेरी वेक्टर्स में आती हैं। और इनके लिए, खासकर इनके लिए जिन्हें हम वेक्टर्स बोल रहे हैं, उनके लिए हमें एक एरो बनाना पड़ता है, और एरो हम उतना लंबा बनाते हैं जितना की क्वांटिटी पर वो बल लगा रही हैं और उस पर जितना भी वो मैग्नीट्यूड कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 न्यूटन था, इसलिए मैंने इतना लंबा बनाया। यदि मुझे इससे ज़्यादा बताना हो, मैं इस करके थोड़ा से और लंबा कर देता, मैं बोल देता 3 न्यूटन। इसको थोड़ा सा मैं और लंबा कर देता और बोल देता 4 न्यूटन। तो इस तरीके से जितना मैं इस एरो को लंबा करूँगा उतना इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, और जितना मैं इसको जिसकी इतनी डायरेक्शन बताऊँगा उतनी इसकी डायरेक्शन बढ़ती जाएगी। अब मान के चलिए, इसको मैंने जो भी अभी मैं बता रहा था, इसको मैंने बताया कि मैंने क्या है, एक बॉल पर एक बल लगाया है 2 न्यूटन का इस डायरेक्शन में ना, ये 2 न्यूटन लगा रहा हूँ, और एक मैंने बल लगाया है 2 न्यूटन का नीचे की ओर। तो क्या मेरे ये दोनों वो है फोर्स लगा रहा हूँ, एक जो मेरे ये दो एक तरीके से ये वेक्टर्स है मेरे, एक है ए वेक्टर और एक है दूसरा बी वेक्टर, तो क्या ये दोनों वेक्टर मेरे सेम है क्या? तो भाई साहब बिल्कुल सेम नहीं है। क्यों नहीं है सेम? क्योंकि ये वाला जो मेरा ए वेक्टर है वो किसकी ओर डायरेक्शन है इसकी, तो भाई साहब ये जो है मेरा इधर ऊपर की ओर है, और बी वेक्टर मेरा नीचे की ओर है। तो कभी भी हमारे जो दो वेक्टर्स हैं वो कभी भी इक्वल जब तक नहीं होते जब तक कि उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम ना हो जाए। तो इस कारण से ये जो वेक्टर्स हैं, चाहे इनके मैग्नीट्यूड भले ही सेम थे 2 न्यूटन, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या थी, अलग अलग थी। ये ऊपर की ओर था, ये नीचे की ओर था, इसलिए हम इनको सेम नहीं बोल सकते हैं। समझ आ रहा है आपको? इस तरीके से ये वेक्टर्स होते हैं, और वेक्टर्स में हमें बस इतना ही जानना है ना कि एरो कहाँ पे है, किस ओर है। अब इसको थोड़ा सा हम और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसकी, मतलब इसका हम एक क्वेश्चन टाइप में लिख के बताएंगे भाई साहब वेक्टर को कैसे लिखा जाता था। अभी तो शुरुआत हुई आपकी, है ना, इतना मत घबराओ कि क्या आ गया। तो अभी आप इतना समझे कि भाई साहब स्केलर और वेक्टर का क्या खेल है। अब हम बुक से पढ़ते हैं क्या खेल है भाई साहब। तो बोल रहे हैं ना, फिजिक्स में जो हम भौतिक जो हमारा फिजिक्स है उसमें हम बात करें तो वी कैन क्लासीफाई क्वांटिटीज एस स्केलर्स और अ वेक्टर। तो हम जो भी है हमारी फिजिक्स में जो भी क्वांटिटीज होती हैं उनको 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो स्केलर में या तो फिर वेक्टर में। अब आके बोल रहे हैं कि बेसिकली जो डिफरेंस होता है इनमें वो ये है कि मेन जो डिफरेंस है वो है डायरेक्शन का इज एसोसिएटेड विथ अ वेक्टर बट नॉट अ स्केलर। जो मेन चीज़ की डिफरेंस है दोनों में वो है सिर्फ डायरेक्शन, जो कि वेक्टर के पास होता है लेकिन स्केलर के पास नहीं होता है। स्केलर्स जो होते हैं वो क्वांटिटीज हैं जिनके पास की क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, और स्पेसिफाइड बोल रहे हैं इट इज़ स्पेसिफाइड कम्प्लीटली बाय अ सिंगल नंबर से अलोंग विद द प्रॉपर यूनिट के संग। हम जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज़ होते हैं उनको सिंपल 2 तरीके से, या फिर बोल सकते हैं उनको 2 चीज़ लिख के ही रिप्रेजेंट करते हैं। पहला तो ये कि वो कितनी है, मैंने कह दिया भाई साहब वो 2 है, 3 है, वो 4 है, वो 5 है, वो कितनी है उसको नंबर से डिनोट करेंगे। पहली चीज़ मान के चलिए कि वो मेरी थी 2। अब 2 मेरी क्या थी वो, तो 2 मेरी भाई साहब वो किलो थी, या मतलब किलोग्राम थी, या फिर मेरी किलोमीटर थी। तो वो 2 क्या थी, तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफाइड हमें एक यूनिट चाहिए, प्रॉपर यूनिट चाहिए। जब मैं वजन की बात करूँगा तो मैं 2 किलो बोलूँगा, जब मैं भाई साहब लंबाई की बात करूँगा तो मैं 2 जो है आपका मीटर बोलूँगा। तो इस तरीके से मुझे क्या चाहिए, एक यूनिट चाहिए। तो इस तरीके से स्केलर के लिए हमें सिंपल एक मैग्नीट्यूड लिखना होता और एक हमें उसकी यूनिट लिखनी होती। इस तरीके से हम किसी भी एक स्केलर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। इतना हमारी बुक में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर जो डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच में, या फिर मास हो किसी भी एक हमारे ऑब्जेक्ट का, या फिर टेम्परेचर हो किसी बॉडी का, है ना। टेम्परेचर भी भाई साहब, अब देखो टेम्परेचर है किसी बॉडी का, तो टेम्परेचर में आप कैसे स्पेसिफाई करोगे किस डायरेक्शन में टेम्परेचर है। आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो आप ऐसे थोड़ा बोलोगे कि मैंने उसकी राइट साइड से टेम्परेचर मेजर किया तो भाई साहब 30 डिग्री आया, मैंने उसका लेफ्ट साइड से किया या मैंने उसको अप साइड से किया था लगाया, ऐसा तो होता नहीं है। तो टेम्परेचर किसी बॉडी का एक स्केलर है। ऐसा नहीं होता कि आपका किसी एक डायरेक्शन में कुछ और होगा, किसी डायरेक्शन में कुछ और होगा, तो ऐसा नहीं होता है ना। और उसके साथ साथ आपका जो भी टाइम होता है किसी भी सर्टेन इवेंट जो कि हैपेंड होने वाला है तो वो भी एक स्केलर ही है। हमने आपसे बोला भाई साहब हमारा एक प्रोग्राम है जो कि 2 घंटे में है, 2 हावर में है, तो क्या इसमें आप कोई भी डायरेक्शन बता रहे हो क्या? तो ऐसे करके जिसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही उनको हम स्केलर बोल रहे हैं। क्लियर है? जो रूल्स फॉर कंबाइनिंग स्केलर्स जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, जो कि हमने अभी एलजेब्रा में पढ़े हुए हैं। कैसे? मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे पास क्या है,
2 किलो चावल है और मुझे किसी व्यक्ति ने आके 2 किलो चावल और दे दिए, तो मेरे पास टोटल कितने हो गए, 4 किलो गेहूँ हो गए, वो चावल होगा। तो यहाँ पे कोई बड़ी चीज़ मैंने लगाई क्या, 2 किलो और 2 किलो 4 किलो। तो इस तरीके से यहाँ पे स्केलर में हमें जब जोड़ते हैं तो कोई भी बड़ा फंडा नहीं लगाना होता, सिंपल जो हम करते आ रहे हैं वही करते हैं। मतलब कि 2x + 2x कितना होगा भाई साहब, 4x होगा। तो इस तरीके से ये हमें कोई भी बड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं करनी होती। इतनी क्लियर हो गई बात। स्केलर को हम आसानी से ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए, है ना। उसके अलावा और देखिए क्या बोल रहे हैं, और इनको जो है जस्ट ऐसा ऑर्डिनरी नंबर की तरह ट्रीट करते हैं। ऑर्डिनरी नंबर जो होते हैं, पहले इधर नीचे हम देख लेते हैं क्या लिखा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपके लिए कि जो भी स्केलर्स होते हैं, बोल रहे हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन स्केलर्स में तभी काम का है, तभी जो है संभव है जब वो सेम यूनिट्स के हों। सेम यूनिट से मतलब ये है कि मेरे पास क्या है, 2 किलो चावल है तो उसमें मैं 2 किलो चावल ही जोड़ सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 2 किलो चावल की बात कर रहा हूँ तो उसमें मैंने 2 जो है क्या जोड़ दिया, किलोमीटर को जोड़ दिया। तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि मैं 2 किलो में 2 किलोमीटर जोड़ दूँ। तो मैं कभी भी जो है इस तरह मास की बात कर रहा हूँ और इधर मैंने इसमें कोई क्या जोड़ दिया, डिस्टेंस जोड़ दिया। तो ऐसा कभी भी संभव नहीं होता था। मास के संग डिस्टेंस को नहीं जोड़ सकते, नहीं घटा सकते। ये क्लियर है आपके लिए। मतलब कि इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि हम 2x में +2y करेंगे तो हमें जो है 4y जो है हमें ऐसे नहीं मिल जाएगा, हमें वो जो है सिंपल एज इट इज रह जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए ना। वो लिखी है कि जो भी हमारी क्वांटिटीज हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि स्केलर्स हैं, तो उनकी यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए। और हाउ एवर यू कैन मल्टीप्लाई जो है एंड डिवाइड स्केलर्स ऑफ अ डिफरेंट यूनिट। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड हम करा सकते हैं स्केलर्स को जो भी डिफरेंट यूनिट के हैं। कैसे, आपने ऐसा ज़रूर देखा होगा कि हम क्या कराते हैं, जो भी डिस्टेंस होती है वो एक स्केलर है अपने आप में, और उसको हम टाइम के संग मल्टीप्लाई करा देते हैं। आपने देखा होगा। तो डिस्टेंस और टाइम के संग मल्टीप्लाई कराने से हमें क्या मिल जाती है, वेलोसिटी मिल जाती है। तो हम जो है किसी भी दो क्वांटिटीज़ को, जो भी स्केलर्स हैं, उनका मल्टीप्लाई और डिवाइड करा सकते हैं डिफरेंट यूनिट के संग। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन संभव नहीं है। मतलब कि आप मीटर मल्टीप्लाई बाई केजी कर सकते हो, आप चाहो तो भाई साहब केजी मल्टीप्लाई बाई जो है आप टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब इस तरीके से आप कर सकते हो। आप डिवाइड भी कर सकते हो। आपने देखा होगा कि मास पर यूनिट वॉल्यूम आप डिवाइड करते हो। मास कुछ अपने आप में कोई एक अलग यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है भाई साहब क्या, केजी, इसकी होती कितनी आपकी मीटर क्यूब वगैरह। तो आप जो है डिवाइड वगैरह कर सकते हो डिफरेंट यूनिट का, लेकिन आप जो है उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हो। ये आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं। अब आपसे बोला जा रहा है कि फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि लेंथ है एंड ब्रेथ है किसी भी रेक्टेंगल की, वो है आपकी क्या, एक है 1, जो कि लेंथ है उसकी 1 मीटर, और ब्रेथ है उसकी कितनी भाई साहब 5, जो कि 0.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो देन इस पैरामीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द लेंथ ऑफ दी जो है 4 साइड होगा सिंपल। जैसे कि 1, 0.5, फिर 1 और 0.5। इस तरीके से एक रेक्टेंगल में हम इस तरह से उसकी जो भी लेंथ और उसकी ब्रेथ को जोड़ते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका पूरा पैरामीटर मिल जाएगा, जो कि 3 मीटर मिलेगा। आगे बोल रहे हैं जो लेंथ है ऑफ ईच साइड इज अ स्केलर है एंड द पैरामीटर ऑल्सो स्केलर है। तो टेक अनदर एग्जांपल। अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं जिसमें कि मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑन अ पर्टिकुलर देर आ रहा 35 पॉइंट जो है 6 डिग्री है और 24.2 डिग्री सेल्सियस है रिस्पेक्टिवली। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो आपका 11.4 डिग्री सेल्सियस आएगा। इफ़ अ यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब है ऑफ एल्युमिनियम का है, जो कि साइड उसकी 10 सेंटीमीटर है, जब मास ऑफ 2.7 kg, जिसकी वॉल्यूम होगी वो आपकी 10⁻³ मीटर क्यूब है, जो कि स्केलर है। तो उसकी डेंसिटी भी आप आराम से निकाल सकते हो मास ओवर वॉल्यूम करके। तो हम जो हैं यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट सब कुछ करा सकते हैं स्केलर के संग। उसका जो भी हम क्या देखते हुए, जो भी हमने नीचे रूल देखा है ना, उसको ध्यान में रखते हुए। अब यहाँ से बात होती है भाई साहब किसकी, वेक्टर्स की। अभी तक हमने बात करी कि स्केलर क्या है क्या नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं कि वेक्टर क्या है और क्या नहीं है। तो वेक्टर सबसे भाई साहब इंपॉर्टेंट होता है, तो वेक्टर को समझते हैं। तो जो वेक्टर है वो क्वांटिटी है जिसके पास क्या है भाई साहब, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ये आपसे भाई साहब हज़ारों बार पूछेगा एग्जाम में कि व्हाट इज़ अ वेक्टर। तो आप सिंपल लिख दीजिएगा कि वेक्टर इज अ क्वांटिटी दैट विच हैव अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और ये जो रहता है ओबे करता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और इक्विवेलेंटली द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये जो नई चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी जो कि ब्लैक में लिखी है इन्होंने, इसको हम आपको अलग से समझाने वाले हैं कि भाई साहब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है।
तो इसको बिल्कुल हम ईजिली समझेंगे पहले। अभी तो क्या, अभी बीच में आ गया एकदम से टॉपिक, तो अभी हम समझाएंगे तो आप टॉपिक से दूर हो जाओगे। तो पहले हम वेक्टर को समझेंगे, फिर इसका जो भी ट्रायंगल ऑफ एडिशन या पैराग्राम ऑफ एडिशन क्या है उसको हम बाद में समझ लेंगे, है ना। आगे बोल रहे हैं कि सो अ वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय गिविंग इट्स मैग्नीट्यूड बाय अ नंबर और डायरेक्शन। सम फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर आर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। तो कुछ वेक्टर्स वाली क्वांटिटीज हमें दी गई हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स है, ये हमें दी गई हैं। अब ये जो पॉइंट आने वाला वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो बोल्ड फेस टाइप जो है हम यूज़ करेंगे, जो कि इस बुक में यूज़ होगा। इस तरीके से हमें एक बोल्ड हमें डिनोट करना होगा जब भी हम किसी भी चीज़ को बता रहे होंगे कि वो वेक्टर है। हमने क्या दिया भाई साहब, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी जो हम बोल रहे हैं इस तरह से वी करके, तो इसको वी को थोड़ा सा मोटा कर देंगे, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और जो कि एक वेक्टर है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये देखो इन्होंने ब्लैक किया, इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया। अब बोल रहे हैं कि जो बोल्ड फेस होता है वो हमें डिफ़िकल्ट होता है प्रोड्यूस करना। आप कहाँ बार बार जो है किसी भी क्वांटिटी को थोड़ा बोल्ड करोगे, तो इसलिए हमें क्या है, एक ऐसा चाहिए जिसमें हमें बोल्ड फोल्ड ना करना पड़े और सिंपल उसमें क्या कर दें, हम उसको वेक्टर नोट कर दें। इसके लिए फिर एक नया फंड आया कि भाई साहब कोई भी एक आप क्वांटिटी ले लो, जैसे आपने वेलोसिटी के लिए भी ले लिया और उसके ऊपर आप इस तरह से एक एरो लगा दो, इससे ये क्लियर रहेगा कि हम उसकी वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो हम जो है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को दो तरीके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो उसको मोटा सा भी बना दें, भी बना सकते हो, एफ भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है वेक्टर है तो भी बनाओ। आप जैसे कह रहे हो भाई साहब फोर्स है, तो फोर्स को आप जो है ऐसे करके थोड़ा सा मोटा लिख दो एफ को, है ना। ये देखो मैंने मोटा करके लिख दिया और मैंने कह दिया एफ इक्वल टू, जो कि मोटा है ऐसे करके, और जो कि है 2 न्यूटन। तो ऐसे करके आप कर सकते हो, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। आगे बोल रहे हैं कि जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर जो होता है ऑफन कॉल्ड दी एब्सोल्यूट वैल्यू, और जो भी हमारा वेक्टर्स रहता है उसका जो मैग्नीट्यूड रहता है उसकी वो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू रहती है। और उसको निकालने के लिए आप क्या करिए, किसी वेक्टर के ऐसे करके आप एक मॉडुलस लगा दीजिए। जो दो डंडे लगाते हैं इनको बोलते हैं मॉडुलस। और ये जो मॉडुलस रहता है वो किसी भी वेक्टर का हमें क्या दे देता है, ओरिजिनल मैग्नीट्यूड दे देता है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास क्या है 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ मैं, है ना। ये मेरा क्या है वेक्टर में रिप्रेजेंटेशन करके बताया। अब आपसे कोई पूछे कि इसका क्या मैग्नीट्यूड है, तो आप ऐसे करके ये लगाओगे और आप बोल दोगे कि इसके जो 2 दिख रहा है वो उसका मैग्नीट्यूड है। तो इसका जो नंबर वाली क्वांटिटी है वो आपको मिल जाती है। तो 10 वेक्टर जो होता है रिप्रेजेंटेड बाई बोल्ड फेस ईजी जो है ए के यू इस तरीके से, और विद रिस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड नोटेड बाई अ लाइट फेस थे। तो जो हमारा वेक्टर रहेगा उसको बोल्ड से नोट करते हैं और उसका जो मैग्नीट्यूड रहता है उसको सिंपल हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बात हो गई होगी क्लियर। अब मैं चाहता हूँ कि इस लेक्चर में इतना ही रखूँ, क्योंकि वैसे ही आपको जो है इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, थोड़ा सा दिमाग में पचाने में आपको टाइम लगेगा। अगले लेक्चर में हम और बातें करेंगे और वेक्टर को समझेंगे और बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, है ना। तो इस लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ। यदि आपने पूरा और लास्ट तक लेक्चर देख लिया तो प्लीज़ इसका जो टारगेट है वो है 500 लाख का। तो 500 लाख तो भैया कर ही देना यार, बहुत मेहनत लगती है इस तरह से पढ़ाने में। और मैं पूरा, ये आपको विश्वास नहीं हुआ, सब अकेले करता हूँ। ये जो भी मैं वीडियो लेक्चर को पहले देखो बनाता हूँ आपके लिए, फिर उसको मैं एडिट करता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ, फिर उसके बाद थंबनेल बनाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें सिंपल मैं अकेले करता हूँ, इसलिए टाइम भी लग जाता है। और कभी कभी तो भाई साहब बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ मैं। तो प्लीज़ जो है थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, उससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत आपको जो है थोड़ा सा मदद कर रही। तो प्लीज़ जो है थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट करिए, और बदले में मैं तो आपको सपोर्ट कर ही रहा हूँ। तो इस लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ। यदि आपने पूरा और लास्ट तक देख लिया तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।